अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैट्रिसेस के बारे में। ठीक हो गया। अच्छा, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे बेटा कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, रोज़ और कॉलम्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या चीज़ होते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होगी किसी मैट्रिक्स की, उसके बाद मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कंपेयर एंड कंपेरेबल और इक्वल मैट्रिसेस कौन से मैट्रिक्स होते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ जाएंगे। ये हमारे आज के इस लेक्चर का एजेंडा रहेगा। अच्छा जी, मैट्रिक्स क्या होगा। मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकता है कि मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब वो जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, नंबर्स होंगे। अब कौन सी फॉर्म में होंगे बेटा, एक रोज़ की फॉर्म में होंगे और कॉलम्स की फॉर्म में होंगे। तो पूरी डेफिनेशन क्या हो गई, मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। क्लियर। जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे बेटा हम उनको इनक्लोज करेंगे इस तरह की ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में। चूँकि आप 9th क्लास में हैं तो इसलिए मे बी आपका सामना जो है इस तरह की पैरेंथेसिस के साथ ना पड़े, आप यही ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अच्छा, जो मैट्रिक्स होते हैं ना उनको हम कैपिटल लेटर से नोट करेंगे, A B C D R एट्सेट्रा। ओके। और मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो बेटा, मैं ये जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं इनको ज़रा यहाँ मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँ। मैट्रिक्स जो होगा ना बेटा वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होगी, वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होगी किसी रोज़ में या फिर किसी कॉलम्स में। ठीक है, वो उसे क्या कहेंगे, हम मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर हो गया। हम इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, चाहे आप इसे A कहें, चाहे आप इसे X कहें, चाहे आप इसे जो भी नाम दे दो। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमें एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। बेटा जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होंगे, ये आपके पास लेट से कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 7 9 3। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स होगी ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये आपके पास क्या हो गई, रो 1। ये जो एलिमेंट्स हैं बेटा ये क्या हो गई आपके पास, रो 2। क्लियर हो गया। रोज क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स इज कॉल्ड रो। उसके बाद आ जाते हैं कॉलम बेटा। तो वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कॉलम। तो यहाँ पर इसका ये पहला वर्टिकल एलिमेंट है। ठीक हो गया, ये 1 है बेटा यहाँ पर लिखा हुआ, ये क्या हो गया कॉलम 1। इसे देखो तो ये दूसरी वर्टिकल एलिमेंट्स हैं 2 और 9, ये आपके पास आ जाएंगे कॉलम 2 में। और ये लिखा हुआ है 4 और 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा कॉलम नंबर 3। तो बेटा जो भी इस तरह के फॉर्म्स में लिखे होंगे एलिमेंट्स वो आपके पास क्या हो जाएंगे रोज़, और जो वर्टिकल एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे कॉलम्स। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलें आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 5 7। तो इसमें जो रो 1 है बेटा वो है आपके पास 1 और 2। जो रो 2 है बेटा वो है आपके पास 5 और 7। जो कॉलम 1 है बेटा वो ये 1 और 5। जो कॉलम 2 है बेटा वो क्या है, ये 2 एंड 7, 2 एंड 7। क्लियर हुआ। अगर आपको कहीं ऐसा लगे ना कि आपको समझ ना आ रही हो कि इसमें रो को कैसे डिफाइन करूं या कॉलम को कैसे डिफाइन करूं, देखो ऐसे कर लिया करो रफ में। ये इस मैट्रिक्स को सपोज करें मैंने रफ में लिखा, रफ में लिखने के बाद एक लाइन ऐसे लगाई, ये आपके पास रो 1 होगी। जो दूसरी लगाऊंगा ये आपके पास रो 2 होगी। क्लियर हो गया। अच्छा, कॉलम, ये कॉलम 1 हो गया। ठीक हो गया, ये आपके पास कॉलम 2 हो गया। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट से एक्स मैट्रिक्स है 1 5 7। शाबाश। इसके अंदर रोज़ की अगर हम देखें तो रोज़ कितनी होगी, देखो ये पहली रो। ठीक हो गया, जिसमें आ गया रो 1। अच्छा, ये आपके पास कौन सी होगी, रो 2। इसके अंदर एलिमेंट कौन सा है 5। अच्छा, रो 3 कौन सा हो गया 7। अच्छा, कॉलम देखो इसके अंदर कितने कॉलम है, चलो इसको 7 कर लेते हैं बेटा, इसे 7 कर लो। तो कॉलम एक ही है, क्यों कहीं और एलिमेंट्स लिखे हुए नहीं, तो कॉलम 1 है आपके पास 7 5 7। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास एलिमेंट्स थे, ये रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट था। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद बेटा आता है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ होगा ना, हम क्या करेंगे, लिखेंगे आर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला है नंबर ऑफ रोज बाय, आप इक्वल ये सिंबल यूज़ कर सकते हो या बाय भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ रोज ऑलवेज कम्स फर्स्ट बेटा, ये ध्यान में रहे कि नंबर ऑफ रोज पहले लिखेंगे हमेशा और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बाद में आएंगे। ठीक हो गया। चलिए मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, x 1 2 3 5 7 -9। अगर वो मुझसे पूछता है ना बेटा आर्डर ऑफ x कितना है, तो मैं पहले देखूंगा कि इसके अंदर रोज़ कितनी है, हमें रोज़ कितनी है। ठीक है, तो देखो रोज़ इसमें कितनी है, एक ये आपके पास रो 1 है और ये आपके पास रो 2 है, तो रोज़ कितनी है 2। उसके बाद मैं कॉलम्स को देखूंगा, तो एक इसका ये कॉलम है, एक इसका ये कॉलम है और एक इसका ये कॉलम है, तो कितने कॉलम हो गए 3। ठीक हो गया। ये रफ में काम करेंगे, ये वाला लाइनें आपने नहीं लगानी। क्लियर। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, एज वी नो दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, यही फार्मूला ये वाला, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा कितनी रोज है यहाँ पर 2, कॉलम्स कितने हैं 3, तो आंसर कितना आ गया 2/3। अच्छा इनको मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लिख देना, समझ आ गई है, 2/3 6 नहीं लिखना। क्लियर हो गया। अच्छा चलो एक और बात आप सुन लो, अगर किसी मैट्रिक्स में ये 3 और 2, इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर एक लिखा हुआ है 10, अगर दो फॉर एग्जाम्पल 2 × 5 की आंसर आया 10, मल्टीप्लाई नहीं करना, पहली बात बता रहा हूँ, लेकिन ये क्या बताएगा आपको 10, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे 10 एलिमेंट्स होंगे। आई थिंक कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक हो गया बेटा। चलें आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर लेट्स से कि कोई ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 5 7, तो आर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ रोज तो इसमें एक ही रो है, बाय इसमें 1 2 और 3 कॉलम्स है, तो इसका आर्डर कितना आ गया 1/3। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 3 2 1 7 -11 और 9, तो आर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, शाबाश, और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो कितना आ जाएगा, आर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा 3/2। आई थिंक आर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो ना पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी ना, सही है। सपोज करो ए कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोई भी एलिमेंट्स कितने भी हैं, देन ये जो चीज़ होगा ना AMN रिप्रेजेंट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, पर्टिकुलर मैट्रिक्स कॉलम में, वेयर M इज रो नंबर एंड N इज कॉलम नंबर। इसको मैं समझाता हूँ। सपोज करो ये आपका क्लासरूम है, ठीक हो गया बेटा। लेट्स से कि ये चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पर A बैठा हुआ है, यहाँ पर B बैठा हुआ है, यहाँ पर C, ये D की जगह है, ये E, ये F, ये G, ये H और ये I। अब मुझे एक बात बताओ ना, हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो हम क्या करते थे ना, हम अपनी सीट्स के ऊपर झगड़ा करते थे। फॉर एग्जांपल जब B अपनी क्लास में आएगा ना, वो कहेगा उठो मेरी सीट के ऊपर क्यों बैठे हुए, ये B की सीट होगी। क्लियर। ये ऐसे लगता है जैसे इसने घर से उठा के लाई है ना। अच्छा ये D है ना, तो ये कहेगा कि ये मेरी ही सीट है। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा सपोज करो यहाँ से टीचर इन हुए, यहाँ से टीचर इन हुए, उन्होंने कहा तीसरी रो में दूसरा बंदा खड़ा हो जाए, तीसरी रो में दूसरा बंदा खड़ा हो जाए। तो अब मुझे बात बताएं, ए खड़ा होगा, बी होगा, सी होगा, इनमें से कौन होगा, डेफिनेटली एच खड़ा होगा। क्यों, देखो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये कौन सी रो है, तीसरा। सर ने कहा तीसरी रो वाला बंदा खड़ा हो जाए। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। सर ने कहा तीसरी रो वाला बंदा खड़ा हो जाए। अच्छा तीसरी रो तो होगी, लेकिन सर ने फिर ये भी कहा था कि दूसरा बंदा तीसरी रो में जो दूसरे नंबर के ऊपर बैठा हुआ है। तो देखो ये बेटा ये पहले नंबर के ऊपर बैठा हुआ है C1 है, ये कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, दूसरे नंबर पे, और ये कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, C3। तो डेफिनेटली ये यहाँ से आगे आएगा और ये जब कॉलम इधर नीचे जाएंगे तो इंटरसेक्ट किधर हो गया, H। समझ आ गई। तो ये सपोज करो ये आपका लिली सेशन था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, L32 इज इक्वल टू H।
क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से बेटा कोई भी मैट्रिक्स से ए है 1 5 -7 9, तो बेटा हम अगर वो कहता है कि 2 1 फाइंड करके दो, ए 2 1, अगर यहाँ पर स्मॉल ए था इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का नाम ए है, अगर स्मॉल बी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि मैट्रिक्स कैपिटल मतलब बी, अगर ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मैट्रिक्स ई इस स्मॉल ए की जगह पर। 2 आपको पता होना चाहिए बेटा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो 1 लिखा हुआ है बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम को। हमने क्या करना है, अगर 2 1 लिखा हुआ है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, मैट्रिक्स ए में देखेंगे दूसरी रो कौन सी है, ये दूसरी रो है, अच्छा ये 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर अब जिधर लाइन ये इंटरसेक्ट करेंगी बेटा ये आपके पास A 2 1 हो जाएगा और 9। ये आपने ये जो लाइनें वाला काम है ना बेटा, ये आपने क्लास उधर आपकी नीट बुक कॉपी के ऊपर आपने इसको ऐसे नहीं करना, आइए समझ, ये रफ में जस्ट आपने इसको क्लियर करना होगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई। चले मैं एक और आपकी आसानी के लिए एक और मैट्रिक्स यहाँ पर सपोज करो ले लेता हूँ, मैट्रिक्स Z इज़ इक्वल टू 1 5 9। सर क्लास में एंटर हुए, सर ने कहा भाई Z 1 2 खड़े हो जाओ, Z 1 2 को 1 क्या होगा रो, 2 क्या होगा कॉलम। अच्छा पहली रो में पहली रो और दूसरा कॉलम, अच्छा दूसरा कॉलम, सर जी दूसरा कॉलम तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब है Z12 है ही नहीं, समझ आ गई बेटा। तो ये थी पोजीशन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है ना, सही है, ये सारी टाइप्स को हम बारी बारी स्टडी करते हैं, उसके बाद जो है हम अपना एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ चलेंगे। ओके बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बेटा, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है उसमें अगर 1 रो है और कॉलम भी 1 है, दोनों में 1 1 है, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रोज हैं और उसी मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स भी हैं, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेट्स से एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज हैं और उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, तो इनमें नंबर ऑफ रोज जो है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3, दोनों 3 3 हैं, इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये 1 रो 1 कॉलम, क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा 2 4 9 माइनस, चलो इसे 7 बनाओ, 2 रोज 2 कॉलम्स, सही है, 2 बाई 2, ये क्या था 1 बाई 1, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो रहा है, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स, आर्डर है ना, आर्डर कितना आ गया 3 बाई 3, तो ये भी आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आई होप सो कि आपको ये बेटा समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी भी लेक्चर को अटेंड करने के दौरान अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो जाए बेटा, तो आपने जो है ना नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लें, ओके। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद आता है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बेटा वो मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है ना, नंबर्स हैं, वो इक्वल ना हो, ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये नहीं लिखा हुआ कि रोज़ आर नॉट इक्वल टू कॉलम, बल्कि लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़, ठीक है ना, कॉलम्स अगर बराबर ना हो जाए। सपोज करो एक मैट्रिक्स है उसके अंदर 1 रो है और 4 कॉलम्स हैं, ये 1 और 4 बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। लेट्स से एक मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, हमें पता है कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब ये भी कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपके पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलें इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 देख लें ज़रा आप, 1 2 3, एक रो है और 3 कॉलम है, एक रो है और 3 कॉलम है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। 2 3 5 7 9 और 11, देखें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 बाई 2, ये बराबर नहीं है, नंबर ऑफ रोज ये डिनोट करता है और नंबर ऑफ कॉलम्स ये, और दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब है ये भी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अच्छा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कुछ जो है ना स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं, जैसे रो मैट्रिक्स है, रो नाम से ही ज़ाहिर है बेटा, रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितनी रोज हो जाए, 1 रोज, इसकी तरफ हम देखेंगे ही नहीं,
ठीक है। कॉलम्स मैनी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। 1 रो और मैनी कॉलम्स हों, 1 रो और मैनी कॉलम्स हों। क्लियर। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2, कितनी रोज हैं 1 और कॉलम कितने हैं 2, इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स। चलो 1 2 5 7 9, सही है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा एलिमेंट। क्लियर। अब देखो ज़रा, एक रो, 1 2 3 और ये 4 कॉलम, तो 1/4, 1/4 यहाँ पर 1 लिखा होना चाहिए। पहले 1 लिखा हुआ आ गया किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका मतलब है वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे कॉलम रो मैट्रिक्स में एक रो होती थी, इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा और कई ज़्यादा रोज होंगी। ठीक हो गया। 1 2 3, मतलब क्या कि कोई मैं इसको देखा जाए तो 3 रोज है ना बेटा, तो इसमें कितने कॉलम्स हैं 1। कॉलम की जगह पर अगर 1 लिखा हुआ आ गया तो कॉलम मैट्रिक्स। 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना है 2/1, तो ये भी क्या है 1 लिखा हुआ है तो कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा 1 2 3 5, ये क्या लिखा हुआ है 4/1, 1 आ गया तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, बेटा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं उसे क्या कहेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। 0 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, चलें आगे चलते हैं। मैं अच्छा डायगोनल क्या होगा ना, तो बेटा पहली बात है जो मेन डायगोनल्स जो है ना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्सेस में होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे, या 2/2, 1/1, 3/3 और 4/4 के जो मैट्रिसेस होंगे। ठीक हो गया। उनमें मेन डायगोनल होगा। क्लियर। या मतलब मेन की क्या, डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस में ही होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में डायगोनल्स नहीं होंगे। चलें पहले से सीखते हैं, फिर हम यूनिटी मैट्रिक्स या वन मैट्रिक्स जैसे आप कहते हैं उसकी तरफ बाद में जाते हैं। क्लियर हो गया। देखें ज़रा, सपोज करें ये एक मैट्रिक्स है 7 9 4 और -2। ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे, इस ये वाले, ये जो ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, जो एलिमेंट नीचे आ गए 7 और -2, ये आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो है ना ये आपके पास क्या है, मेन डायगोनल। इसे हम क्या कहेंगे, ये वाला जो है ये आपके पास मेन डायगोनल होगा। अच्छा चलें, ये बात तो सही है सर, तो ये जो है इसे क्या कहेंगे, बेटा आप इसे हाफ डायगोनल भी कह सकते हो। अच्छा, मेन डायगोनल का एक और नाम भी होता है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल। चलो 1 2 3 4 5 7 11 14 15, अब इसमें जो मेन डायगोनल होगा वो ये वाला होगा। क्लियर। 1 5 और जो 15 से निकल कर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो पहला हाफ डायगोनल होगा बेटा वो ये वाला हाफ डायगोनल होगा। 2 4, जो दूसरा होगा ना बेटा वो ये होगा। ठीक, जो तीसरा होगा ना बेटा वो आपके पास ये हाफ डायगोनल होगा। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक हो गया। चलें अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स। बेटा वो मैट्रिक्स, अच्छा यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या आ जाए, 1 आ जाए, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब है इसे क्या होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्यों, डायगोनल किसका होता है, डायगोनल किसका होता है, मैंने अभी आपको ऊपर वाली स्लाइड में बताया, डायगोनल किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो इसलिए यूनिट मैट्रिक्स भी कौन सा मैट्रिक्स होगा, चाहे वो 1/1 का क्यों ना हो, 2/2 का क्यों ना हो, 3/3 क्यों ना हो। समझ आ गई है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या, जो एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स डायगोनल में बैठे हुए हैं ना, जो एलिमेंट्स किधर बैठे हुए हैं, डायगोनल में, जो एलिमेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे ये सारे के सारे क्या हों, 1 हो। बकाया ये वाले एलिमेंट भी और ये वाले एलिमेंट भी क्या हो जाएं, सारे के सारे 0। चलो पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, 1 और 1, इन दोनों एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए, 0। अच्छा 1 1 1, ऐसे एलिमेंट को 0, इसे भी इसे भी इसे भी इसे भी और इसे भी। देखो ज़रा, मेन डायगोनल 1, बाकी हाफ डायगोनल 0, ये 0, ये और ये 0, ये दोनों 0, और ये क्या हो गया आपके पास 1, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है ना स्केलर मैट्रिक्स। बेटा स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, ये देखो कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास, यूनिटी मैट्रिक्स भी जिसे कहते हो, इसको देखो, इसको आप आइडेंटिटी भी कहते हो, आपकी बुक में ये लिखा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया।
अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ये होगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, से 4 से, तो अब ये 4 इधर जाके आगे सीखेंगे। अच्छा, 4 1s आर 4 हो जाएगा, 4 0s आर 0, इधर भी 0, इधर भी 0, मतलब क्या बेटा, स्केलर मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा। कैसे? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाएं और वो 1 ना हो, वो दोनों एलिमेंट्स 1 ना हो, बाकी एलिमेंट 0 हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स। और इसे भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। देखो कैसे, 7 0 0 7, तब जाके स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? ये दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अच्छा, 5 5 5 0 0 0 0 0 0, ये भी आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आ जाते हैं बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा बेटा? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? डिफरेंट, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? 0, मतलब 5 और 7 0 0। ठीक हो गया बेटा? 5 -5 -7 -5 0 0 0 0 0 0, ये भी आपके पास देखो ये नॉन ज़ीरो है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से कोई एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट से 7 और 1 0 0, मेन डायगोनल जो है वो क्या हो गया आपके पास? नॉन ज़ीरो है और डिफरेंट है, और बाकी ये जो है आपके पास क्या हो गए? ज़ीरोज़। तो ये आपके पास कौन सा हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद बेटा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस एंड व्हाट आर कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेस के लिए क्या होगा बेटा? उनका आर्डर सेम होगा लेकिन उनके एलिमेंट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। उनका आर्डर सेम होगा और उनके एलिमेंट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मतलब अगर मैं कहता हूँ ए और बी कंपेरेबल है, इसका मतलब ये हो गया कि ए का अगर आर्डर 1/1 है तो बी का भी आर्डर कितना होगा? 1/1 होगा। लेकिन एलिमेंट्स अगर उसमें 3 एलिमेंट है तो बी में क्या होगा? 4 एलिमेंट हो सकते हैं। देखो कैसे ना, इनके आर्डर सेम होगा। चलो 1 2 लेता हूँ और बी के अंदर है सपोज करो 4 और 7। अब देखो ए का आर्डर कितना है? 2/1, बी का आर्डर कितना है? 2/1, 2/1 और 2/1। इसका मतलब है ए और बी आपस में क्या है? कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। क्लियर हो गया? उसके बाद बेटा इक्वल मैट्रिसेस कौन से होंगे? वो सेम आर्डर होगा और उनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। आइए समझ, मैं कहता हूँ अगर a इज़ इक्वल टू 5 7 9 और 11 है और बी मैट्रिसेस है, बी मैट्रिसेस है 5 7 3 स्क्वायर और 11, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो गए? इधर देखो, ए का आर्डर कितना है? 2/2, बी का आर्डर कितना है? 2/2। यहाँ 5 बैठा हुआ है, यहाँ पर भी 5 है, ये 7 है और ये 7 है, ये 9 है और ये 3 का स्क्वायर 9 है, ये 11 है और ये आपके पास क्या हो गया? 11। तो मैं कहूँगा कि ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी। क्लियर हो रहा है बेटा या नहीं? ओके, चलें आगे चलते हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेस की ऑलरेडी एग्जांपल ले चुके हैं। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। z इज़ इक्वल टू से 3 1 107 और एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है सॉरी, 4 -2 3, ओहो प्लीज़ एक 4 -2 7 और -1। अब देखो ज़रा, आर्डर ऑफ z कितना है बेटा? 2/2। आर्डर ऑफ b कितना है बेटा? 2/2। ठीक हो गया? लेकिन यहाँ पर 3 बैठे हुए और यहाँ पर 4। अगर किसी मैट्रिक्स में एक b है, बाकी सारे एलिमेंट्स एक हो जाएं, एक जैसे हों, एक b डिफरेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब है z एंड b आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, अगर इक्वल मैट्रिसेस कहेगा तो आर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे? सेम एलिमेंट्स सेम आर्डर। ठीक है? 1 2 5 7 इज इक्वल टू 1 2 5 7। इसका आर्डर भी 2/2 है, इसका आर्डर भी 2/2 है, एलिमेंट्स भी सेम है, तभी मैंने इक्वल का साइन डाला है। अच्छा, उसके बाद आते हैं अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएं, और इसके लिए रोज़ जो है ना वो कॉलम के बराबर ना हो। अब ए मैट्रिक्स देखो तो इसका आर्डर है 2/2, ये दोनों 2 और 2 इक्वल हैं,
इसका मतलब हो गया ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसे देखो, इसका आर्डर है 2/3, इसका आर्डर है 2/3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। अब 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसका मतलब हो गया ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसे देखो तो इसका आर्डर कितना है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इट्स मीन्स दैट कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो 1 रो और 1 कॉलम, 1 बाई 1, दोनों 1 लिखे हुए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा इसे देखो ज़रा, 1 रो और 2 कॉलम, तो आपके पास कौन सा हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसे देखो 2 रोज और 1 कॉलम, कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आई थिंक कि ये पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अच्छा, लिस्ट द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आर्डर लिखना है तो बेटा आर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, कितनी रोज़ हैं, पहली रो और दूसरी रो, तो इसका मतलब 2 रोज़। कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो 2/3। आर्डर ऑफ बी क्या होगा बेटा, देखो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/1। इसे देखो, आर्डर ऑफ सी की बात करूँगा, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, आर्डर ऑफ सी। सिमिलरली लिस्ट द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहले 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, 3/2। क्या, आर्डर ऑफ एफ। इसे देखें तो 1 रो और 2 कॉलम, आर्डर ऑफ ई इज़ इक्वल टू 1/2। और सिमिलरली आर्डर ऑफ डी आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, 3/3। अच्छा लेट्स से ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू, ये आपके गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। बेटा A1 2 1 2, कौन सी रो को देखेंगे, रो 1 को देखेंगे और कॉलम कौन सा होगा, दूसरा। अब देखो ये रो 1 हुई ना बेटा, और ये आपके पास कॉलम 2 हो गया। रो 1 में आगे जाएंगे, कॉलम 2 से नीचे आएंगे, किधर जाके मिल रहे हैं, दोनों 2 के ऊपर, तो ये किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। आई थिंक कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कुछ थोड़ा सा कि ये मैंने कैसे किया है। चले मैं इसको एक और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करता हूँ, लेट्स सी के। चलें A2 3, कौन सी रो को देखूंगा, दूसरी रो, ये वाली, ये जो रो है इसको, और कॉलम कौन सा होगा, तीसरा। मतलब यहाँ से जब मैं इधर से आगे आऊँगा और इधर से नीचे जाऊँगा तो किधर जाके मिल रहे हैं, 0 पे। ओके यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा एलिमेंट, सॉरी मुझे पिछली स्लाइड पे ज़रा जाने दें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि A32 किसके बराबर है। A32 मीन्स कि वो एलिमेंट जो तीसरी रो में बैठा हुआ है, मतलब ये तीसरी रो है और दूसरे कॉलम में, तो यहाँ से जब इंटरसेक्ट करेंगे बेटा तो आपके पास एलिमेंट क्या निकल कर आ जाएगा, 1। ओके यहाँ पर एलिमेंट A43, चौथी रो देखेंगे और तीसरे कॉलम से देखेंगे, इधर से इधर आएंगे तो बेटा आपके पास एलिमेंट क्या आ जाएगा, 6। सिमिलरली पहली रो देखेंगे और तीसरा कॉलम देखेंगे तो एलिमेंट क्या आ जाएगा, -4। या आप इसको यूँ समझ लेते हो ना, तीसरी रो में तीसरा एलिमेंट, तीसरी रो में तीसरा एलिमेंट, तीसरी रो में तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको अभी बताया था, पहली बात उनका आर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरी बात जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम। सेम मतलब इक्वल होना चाहिए। समझ आ गई बेटा। चलो इसको देखो तो ए का आर्डर ऑफ, मैं पहले सबका आर्डर लिखता हूँ। आर्डर ऑफ ए कितना हो गया, 2/2। आर्डर ऑफ बी कितना हो गया, 2/2। आर्डर ऑफ सी कितना हो गया, 2/2। आर्डर ऑफ डी कितना हो गया, 2/2। इसका मतलब हो गया आर्डर के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं ए बी सी एंड डी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। ठीक है, क्योंकि कंपेरेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अच्छा ऐसे देखें, इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका एलिमेंट भी 2 है, इसका मतलब ए और बी नहीं, पूरे एलिमेंट्स देखेंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अच्छा तो ये तो सारे एलिमेंट्स आपस में बराबर नजर आ रहे हैं। अच्छा इसका दूसरा एलिमेंट देखो 5, इसका देखो 5, इसका दूसरा एलिमेंट 5, इसका दूसरा एलिमेंट भी 5। ये क्या हो गया, इसका एलिमेंट 1 और इसका एलिमेंट क्या हो गया, 4। इसका मतलब क्या हो गया कि एक कभी भी बी के बराबर नहीं हो सकता। मतलब जिसका यहाँ पर 4 होगा इसका मतलब है कि ये उसके बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इसका मतलब है ये 1 है और ये आपके पास 1 है, ये 3 है और ये 3 है आपके पास। तो मैं कहूँगा ए इज़ इक्वल टू डी, ए इज़ इक्वल टू डी। सिमिलरली अगर इन दोनों को देखें तो मैं कह सकता हूँ कि बी इज़ इक्वल टू सी। ठीक हो गया बेटा। लेट ए
is equal to 2513 and b is equal to v minus 352 for what value of u, v and w are a and b equal। बेटा हमें कंडीशन दी गई है a and b are equal, a and b are equal मतलब ये कि a और b किस वक्त इक्वल होंगे, a और b किस वक्त इक्वल होंगे, या वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी u, v और w की जिस वक्त a और b आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल्स होंगे। तो इसका मतलब है हमने a और b को इक्वल नहीं, हमने ये देखना है बेटा कि u, v, w की क्या वैल्यू डालें कि a और b इक्वल हो जाएंगे। एज सोल्यूशन a इज़ इक्वल टू b लेंगे, a की वैल्यू 2513 इज़ इक्वल टू v माइनस 3542। ठीक, अब देखो ज़रा दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, इसका मतलब है कि इसका पहले एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से बराबर। ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट, मैं अगला स्टेप लिख सकता हूँ a11 इज़ इक्वल टू b11, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज़ इक्वल टू v, तो यहाँ से v की वैल्यू निकल कर आ गई। इसे देखें, अच्छा ये 5 है, ओहो सपोज करें ये आपके पास -3 लिखा हुआ है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना कहीं से कोई गलत हो गया, मिस प्रिंट हो गया इसको लिखते हुए। चलो इसे आप सपोज कर लो ये आपके पास u है, ठीक हो गया, और इसे सपोज कर लो ये आपके पास क्या हो गया, W। ठीक, तो चले मुझे ज़रा ये इरेज कर लेने दें, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करता हूँ। आई थिंक कि ये क्वेश्चन मुझसे टाइप करते वक्त मैं थोड़ा सा ना गलत कर गया था। ठीक हो गया, चले ठीक हो गया। जो नया मैट्रिक्स है ना a2 -3 u और ये क्या हो गया 3, और जो b मैट्रिक्स है वो है v -3 5 और w। सपोज कर लो ये कोई मैट्रिक्स है, तो पहले स्टेप में क्या करूँगा, a को b के इक्वल करूँगा। इसका मतलब 2 -3 u और 3 इक्वल हो गए v -3 5 और w के। लेट से इसे माइनस करो, इसे माइनस करो, इसे माइनस करो, इसे माइनस करो। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, u, v और w की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा देखो, पहले एलिमेंट की इक्वल होगा, इसका मतलब क्या कि a1 पहली रो में जो पहला एलिमेंट बैठा हुआ है ये b11 के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज़ इक्वल टू v, ये आपके पास पहला ऑप्शन आ गया। अच्छा ये -3 है, ये भी -3 है, चलो ये ठीक हो गया। ये लिखा हुआ है u और ये लिखा हुआ है 5, इसका मतलब है a21 इज़ इक्वल टू b21, दिस इम्प्लाइज दैट u इज़ इक्वल टू 5। ठीक, अच्छा ये इक्वल है, इसका मतलब है कि a22 इक्वल होना चाहिए b22 के, दिस इम्प्लाइज दैट 3 बराबर हो गया -w के। मुझे w की वैल्यू चाहिए ना, माइनस है तो -1 से मैं क्या कर लूँगा, डिवाइड कर लूँगा, तो w की वैल्यू आ गई -3। ठीक हो गया बेटा। u की वैल्यू आपके पास निकल कर आई थी कितनी, 5, v की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आई थी, 2, और w की वैल्यू अभी आपके पास निकल कर आ गई है कितनी, -3। चलें जी, ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज का। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज कर लो ये a मैट्रिक्स है और इसे मैं क्या कह देता हूँ, b मैट्रिक्स कर देता हूँ। इन दोनों को ऊपर अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इसका मतलब है कि इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। हमें a, b, c, x, y की वैल्यूज़ फाइंड करके बतानी है। ठीक, इसका मतलब है कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब कि x + 3 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -3 के इक्वल। इसका मतलब इसका ये जो दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है उससे बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट z + 4 इज़ इक्वल टू 6, z इज़ इक्वल टू 6 - 4, z इज़ इक्वल टू 2। ये आपके पास दूसरा z की वैल्यू निकल आई। अच्छा देखें, ये लिखा हुआ है 2y - 7 और ये लिखा हुआ है 3y - 2, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, 2y - 7 इज़ इक्वल टू 3y - 2। इस 2y को उठा के वहाँ ले जाओ और -2 को उठा के यहाँ ले आओ, तो क्या बनेगा, 3y - 2y इज़ इक्वल टू -7 + 2। यहाँ से बेटा निकल आएगा y इज़ इक्वल टू -5। y की वैल्यू भी निकल कर आ गई बेटा। आगे देखो तो ये लिखा हुआ है a - 1 और इसे बराबर होना चाहिए -3 के। a - 1 बराबर हो गया -3 के। a की वैल्यू -3 + 1, आंसर कितनी वैल्यू निकल आई, -2। अच्छा देखो ये लिखा हुआ है 0 और ये लिखा हुआ है 2c + 2,
इसका मतलब 2c प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब 2c इज़ इक्वल टू -2, 2 से डिवाइड करूँगा, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी निकल आ गई -1। सिमिलरली b-3 बराबर है 2b प्लस 4 के, इस b को उठा के उधर लूँगा, 4 को इधर, तो क्या बनेगा -3 - 4 इज़ इक्वल टू 2b माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा -7 इज़ इक्वल टू b। ठीक हो गया बेटा, ये कुछ क्वेश्चन था। अब आपने इन्हीं वैल्यूज़ को जो है ना तरतीब से लिख लेना है। x इज़ इक्वल टू -3, z y उसके बाद लिख लो, y की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर -5, z की वैल्यू आपके पास आई थी 2, अच्छा उसके बाद a की वैल्यू आपके पास आई थी कितनी बेटा -2, और b की वैल्यू आपके पास कितनी आई बेटा, यहाँ पर से कुछ आई थी ना -7, और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -1। इन वैल्यूज़ को आप जो है ना ऐसे एक बॉक्स में क्या कर दो, इनक्लोज कर दो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर उसी क्वेश्चन का मैं सॉल्व कर रहा था, एक अलग से स्लाइड में आई थी। आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहता है बेटा, जो मैंने अभी तक नहीं किया, उसको जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई बेटा या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है ना कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट को स्टडी करके तो रीड करके तो जो भी आपका कन्फ्यूजन हुई हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।